बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है एज़ोस्पर्मिया के बारे में, मल्टीपल इसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। और पिछली दो वीडियोस में हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है और स्पेशली अगर आपको प्री टेस्टिकुलर या टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है तो आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्या क्या ख़ास स्पेसिफिक दवाएं होती हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप प्री टेस्टिकुलर या टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया को क्योर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के बारे में। हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जो होता है उसकी नौइयत क्या होती है, किस तरीके का ये एज़ोस्पर्मिया होता है, और अगर आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया हो गया है देन आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि कैसे आप इस कंडीशन को क्योर कर सकते हैं और कैसे आप जो है बेबी प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और मैं पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सेक्सोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूं। ये मेरा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। एज़ोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें स्पर्म काउंट 0 होते हैं। जब भी आप सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो आपके स्पर्म जो होते हैं वो बिल्कुल 0 आते हैं, कभी भी आपका काउंट नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये केस आपका एज़ोस्पर्मिया का है। हमने आप लोगों को पहले बताया है कि एज़ोस्पर्मिया जो होता है ये एक ब्रॉड टर्म होती है और इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल जो है कारण, असबाब, और इसके इवन जो एज़ोस्पर्मिया है इसके भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जिसमें टेस्टिकुलर लेवल से पहले के इश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और भी मल्टीपल इश्यूज़ जो हमने आप लोगों को पिछली कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जिसमें इश्यूज़ आपको टेस्टिकुलर लेवल पर पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी कल ही बताया कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिकुलर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, आपका टेस्टिकुलर फेल्योर हो जाता है। इस तरह के इश्यूज़ आपको हो जाते हैं जिसके नतीजे में आपको टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। पहले की जो दो कंडीशन हैं, प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर, ये दोनों आपके नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया आम तौर पे कहलाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में उनमें भी ब्लॉकेज पाया जाता है, जिन कंडीशन की वजह से उनमें भी ब्लॉकेज हो सकता है, और स्पेशली टेस्टिकुलर लेवल में। पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया आम तौर पे ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है और ज़्यादातर जो इश्यूज़ इसके अंदर होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं, तभी हम उसको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका सर्जिकली ही करेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके स्ट्रक्चर में इश्यूज़ कोज करती हैं, जिसके नतीजे में आपके स्पर्म जो होते हैं वो बाहर नहीं आ रहे होते हैं। और ये प्योरली मैंने जैसे कि बताया, ज़्यादातर कंडीशन इसमें ऐसी हैं कि जिसमें स्पर्म अंदर बन रहे होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे होते हैं। स्पर्म जो है वो आपके इजैकुलेट नहीं हो पा रहे होते हैं, बट अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में, मोस्ट ऑफ द ऐसे कंडीशन में आप जो है IVF प्लान कर सकते हैं। कुछ टेक्निक होती हैं जिनके थ्रू हम स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेसा है, पैसा है, टेसे है, इनके थ्रू हम स्पर्म कलेक्ट कर सकते हैं और IVF के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक तो वो कंडीशन आपके पास होती ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको नेचुरली उनकी जो वाइफ हैं वो कंसीव हों और IVF के प्रोसेस से उनको ना गुजरना पड़े। तो हम आप लोगों से बात करते हैं 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया होता है। पहले नंबर पे कुछ लोग होते हैं कि जो लोग अपना जो है सर्जरी करा लेते हैं और जिसको हम लोग वेजेक्टमी के नाम से जानते हैं। वेजेक्टमी क्या होता है कि वास डिफरेंस जो होता है जिसके थ्रू स्पर्म जो है आपके सीमेन में मिलते हैं और वो सीमेन के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं। उसी डक्ट को हम लोग जो है कट कर देते हैं और उसका रास्ता ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि स्पर्म जो है वो बाहर ना आ सकें। ये चीज़ की जाती है प्रीवियसली, अगर कोई शख्स प्लान नहीं कर रहा होता है, बट अचानक प्लान फेल भी हो सकता है।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वज़ेक्टमी करा लेते हैं, फिर बाद में चाहते हैं कि नहीं अब मेरा एक बेबी और होना चाहिए, फिर वो लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक सर्जरी दोबारा से की जाती है जिसको हम लोग वज़ेक्टमी रिवर्सल के नाम से जानते हैं। वज़ेक्टमी रिवर्सल, इसमें क्या करना होता है कि जो वास डिफरेंस कट की गई थी और उसको बांध दिया, लेगेट कर दिया गया था लेगेचर के थ्रू, तो अब उसको दोबारा से उसको ओपन करना है और उस वास डिफरेंस को दोबारा से कनेक्ट करना है। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं वज़ेक्टमी रिवर्सल। जब ये दोबारा से कनेक्ट हो जाता है तो स्पर्म फिर से उनके सीमेन एनालिसिस में आने लगते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग वज़ेक्टमी रिवर्सल के नाम से जानते हैं, और इसमें जो मकसद होता है वास डिफरेंस को फिर से कनेक्ट करना होता है। एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग वेरिकोसेलेक्टमी के नाम से जानते हैं। वेरिकोसेलेक्टमी क्या होता है? वेरिकोसील के बारे में हमने आप लोगों को बहुत मरतबा बताया हुआ है कि वेरिकोसील जिन लोगों में हो जाता है, वेरिकोसेलेक्टमी करा लेने से भी बहुत सारे लोगों में ये कंडीशन क्योर नहीं होती है। ये चूंकि बहुत ही ज़्यादा रिकरेंस होता है, वेरिकोसील ऐसी कंडीशन होती है जिसका रिकरेंस रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है, और उसके नतीजे में बार बार उनको जो है वेरिकोसेलेक्टमी कराने की ज़रूरत पेश आ सकती है अगर वो लोग सर्जरी कराएंगे तो। लेकिन अगर फौरी तौर पे उनको ज़रूरत है स्पर्म की, तो ऐसी कंडीशन में वक्ती तौर पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं वेरिकोसेलेक्टमी से, और वो लोग वेरिकोसेलेक्टमी करा सकते हैं, उससे बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग एपिडिडाइमो वज़ेक्टमी के नाम से जानते हैं। एपिडिडाइमो वज़ेक्टमी, बहुत मतलब ऐसा होता है कि आपकी जो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस होती है उन दोनों में कनेक्शन नहीं होता है, और ये कंडीशन आपकी जो है पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है, या बाद में किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आपके अंदर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो उनका जो आपस में जो एक कनेक्टिंग होता है, जो पाथवे बनता है वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस का, वो कहीं ना कहीं उनका नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में उनको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है। ऐसी कंडीशन में ये जो हमने बताई है आपको एपिडिडाइमो वज़ेक्टमी, ये सर्जरी आपकी होती है, और इसमें क्या होता है कि आपके एपिडिडाइमिस को आपके वास डिफरेंस से दोबारा से रिकनेक्ट करा दिया जाता है, और जिसके नतीजे में पाथवे जो है पूरा प्रॉपर वे में जनरेट हो जाता है, और आपके स्पर्म फिर से आपके सीमेन तक आपके सीमेन में मिक्स होने लगते हैं, वहाँ तक पहुँचने लगते हैं, और आपके सीमेन एनालिसिस में स्पर्म आने लगते हैं। तो आप ये करा सकते हैं एपिडिडाइमो वज़ेक्टमी। तीसरे नंबर पे एक कंडीशन और होती है कि जिसमें क्या होता है कि आपकी इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। उसमें जो है कोई ऐसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी ऐसे मटेरियल की वजह से जो उसके अंदर रुक जाता है, और वो डक्ट पूरी की पूरी बंद हो जाती है। बहुत मतलब आपने देखा होगा, फीमेल में सुना होगा कि उनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, बहुत मतलब देखा होगा कि स्टेशियन ट्यूब ब्लॉक के बारे में सुना होगा आपने। बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जो पाथवे होते हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है किसी वजह से, कभी इन्फेक्शन की वजह से, कभी और किसी दूसरे कारणों से। तो उनमें ब्लॉकेज जो होता है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि यूरेथ्रल रिजेक्शन, है ना। ये क्या करते हैं, इसमें आप लोग यूरेथ्रा के थ्रू हम वहाँ पर तक पहुँचते हैं, और उसमें इजैकुलेटरी डक्ट में जो मटेरियल फंसा हुआ होता है उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं मशीन के थ्रू, है ना। इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल रिजेक्शन। तो यूरेथ्रा के थ्रू हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और जो इजैकुलेटरी डक्ट में जो चीज़ फंसी हुई है, जो चीज़ उसको ब्लॉक कर रही है, उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं वहाँ से, और फिर वो जो ब्लॉकेज हो रहा होता है वो ब्लॉकेज उनका क्लियर हो जाता है, और जिसके नतीजे में स्पर्म उनके फ्रीली मूव करने लगते हैं और सीमेन में मिक्स हो करके उनके स्पर्म आने लगते हैं, इजैकुलेट होने लगते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में। आपने देखा होगा कि हमने जो ये बताया है इनमें किसी भी तरह का ज़र्रा बराबर भी मेडिसिन का इनमें कोई रोल नहीं है। ये चारों कंडीशन ऐसी हैं कि जहाँ पर आप मेडिसिन के थ्रू इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये प्योरली सर्जिकल कंडीशन है। 2 चीज़ें हम आपको बताते हैं, एक पहले नंबर पे वेरिकोसील, लास्ट में 2 चीज़ें हम बता देते हैं जहाँ पर आप मेडिसिन के थ्रू इन कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। एक नंबर पे, पहले नंबर पे वेरिकोसील।
वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके नतीजे में डायरेक्टली बहुत मरतबा आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया डेवलप नहीं हुआ करता, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में वेरिकोसील की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों में इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारे लोगों में इसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो डेड भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों में इसकी वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है और मॉर्फोलॉजी होती है वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो वेरिकोसील अगर आपकी इसकी सर्जरी कराएंगे, वेरिकोसेलेक्टमी कराएंगे, तो ये कंडीशन आप इसको सिर्फ जो है टेम्परेरी बेसिस पे क्योर कर पाएंगे, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। लेकिन अगर आप वेरिकोसील के कुछ प्रिकॉशंस और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उनको आप फॉलो करेंगे, और हमारे यहाँ वेरिकोसील से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, आप इसका अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये बीमारी आपकी इंशाल्लाह हमेशा के लिए क्योर भी हो जाएगी और दोबारा से होगा भी नहीं। रिकरेंस रेट भी इसका जो हाई है वो रिकरेंस भी इसका नहीं होगा अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करते रहेंगे। एक कंडीशन और है इसमें, स्पर्मेटोसील के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अभी तक मेडिकल साइंस में या मॉडर्न साइंस कहिए इसको, मॉडर्न साइंस में अभी तक स्पर्मेटोसील को पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया का कोज नहीं मानते, अभी तक नहीं माना जाता। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिनको इसके अलावा कोई भी कारण नहीं मिला और उनको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए, और बहुत सारे पेशेंट का हमने देखा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोसील है, उनकी सिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, जिसके नतीजे में वहाँ पर उनकी जो एपिडिडाइमिस है वो ब्लॉक हो रही है, और उसकी वजह से उनके जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली उनकी जो एपिडिडाइमिस है वो ब्लॉक हो जाती है स्पर्मेटोसील की वजह से। इस कंडीशन को लेकिन अभी तक नहीं मानते हैं कि इसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, बट हमने देखा है क्लिनिकली, हमने बहुत सारे पेशेंट को ऐसे डायग्नोज किया है कि जिनको स्पर्मेटोसील की वजह से ब्लॉकेज हुआ और उनको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया डायग्नोज हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी जाहिर सी बात है अभी तक सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है मॉडर्न साइंस में। अगर बहुत मेजर इश्यूज होते हैं, लोगों को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रहा होता है, देन ऐसी कंडीशन में उनको सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं। बट हमारे यहाँ इसके लिए भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको स्पर्मेटोसील बहुत हाई था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हुआ, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको स्पर्मेटोसील की वजह से बहुत पेन होता था, स्पर्मेटोसील जो है बहुत हार्ड था, वो सारी चीज़ें ठीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बच्चे भी हुए। तो स्पर्मेटोसील के लिए हमारे यहाँ नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, और इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन स्पेशली चलती हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, वो सब यूज़ कराई जाती हैं। तो बेहतर और मुनासिब आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं और बहुत आप परेशान हैं, एक अरसे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जगह जगह, लेकिन आपको प्रॉपर ना तो इसके बारे में समझ है, ना आप इन चीज़ों को जानते हैं, ना समझते हैं, और आप परेशान बहुत हैं, तो एक मतलब आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करिए। आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विजिट करके दुनिया के किसी भी कोने से आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कल की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, जिसको लेकर के आजकल यंग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने हमसे कंसल्ट किया, जिनके बारे में हम आप लोगों से कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनको ये मेजर इश्यूज़ हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कल की वीडियो ज़रूर देखेंगे, ताकि आप लोगों को उसके बारे में पता चल सके, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। वालिदैन को, माँ बाप को, पेरेंट्स को तब पता चलता है जब उनको सेकेंडरी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, उनके दाढ़ी मोछें नहीं आ रही होती हैं, तब वो इस चीज़ के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि इसके बच्चे के अभी तक दाढ़ी मोछें नहीं आई हैं, लेकिन उनको परेशानी इतनी मेजर होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी उनके सामने इतनी ख़तरनाक दिखाई देती है कि कैसे ये गुजारा करेंगे और कैसे ये मैरिड लाइफ इनकी होगी, कैसे इनके बच्चे होंगे, क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं आता, पूरा ब्लैंक रहते हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम बहुत ही इन्फॉर्मेशन, आप बहुत ही अच्छी जानकारियां आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कल की वीडियो आप लोग मिस ना करने पाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया से रिलेटेड देने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम।